उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जबकि पहली बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, वो कोई पत्रकार है ही नहीं, वो तो भड़वा है भोसड़ी वाला। अगर होता तो उसकी ये हालत नहीं होती। अगर पत्रकार होता तो आज पूरे पत्रकार उसके साथ खड़े होते। कोई दिखा क्या आपको? ये बात तो लोग बराबर है। उसको पत्रकार मानते नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था। आप सोचिए ना, केवल भारतीय जनता पार्टी ही रास्ते पे क्यों है या फिर आंदोलन क्यों कर रही है? आप बराबर। समझिए ना चीज को। अगर वो पत्रकार होता तो आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार, मेरे जैसे एक्टिविस्ट आज उसके साथ खड़े होते कि नहीं, पत्रकार के साथ गलत हो रहा है। एक बराबर। बड़वे के साथ ना उसको जेल, उसकी जो दलाल जो होता है ना, उसकी जगह जेल ही होती है, और उसको जो बचाने वाले होते हैं वही होते हैं जो लूट खसोस में उसका साथ देते हैं। तो आज जो जनता को लूटा गया, जिसको कवर भारतीय ये अर्नब गोस्वामी करता था, तो उसके साथ जो हो रहा है, मैं पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का समर्थन करता हूँ। अगर आप मुझे 2 लाठी मारने का सोच रहे हैं, पिछवाड़ा लाल करने का सोच रहे हैं, तो विनय दुबे और मुंबई की तमाम जनता के वास्ते और भारत के जनता के लिए उसको कम से कम 20 लाठी ज्यादा मारा जाए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। और पूरा देश चाहता है। आप देखिए ना, कितनी खुशी की लहर है जब से वो जेल में गया है और जब से उसकी बेल रिजेक्ट हो रही है। मुझे लगता है बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार, अर्नब गोस्वामी का जेल जाना और उसका पिछवाड़ा लाल होना, इससे बेहतर दिवाली का तोहफा इस देश में हो ही नहीं सकता। और इस बार विनय दुबे दुगनी तेजी के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ दिवाली मनाएगा। और आप लोग देखेंगे बिहार चुनाव का बीजेपी और एनडीए की हार और अर्नब गोस्वामी की मार, ये दोनों को आज विनय दुबे दिवाली के दिन कितना शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेगा, और मेरे जैसे पूरा भारत सेलिब्रेट करेगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं। एक विनय दुबे भाई मुंबई से, और दूसरे बोलता भारत के मोइनुद्दीन भाई कादरी साहब। विनय दुबे सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है। ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम हैं वक्त की आवाज, इसके एडमिन शकील अंसारी हैं, और हमारे साथ एक और मेहमान हैं विनय दुबे जी, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे जो बिहार इलेक्शन में एग्जिट पोल आया है और वहां पर महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, उसके ऊपर हम विनय दुबे जी से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शकील अंसारी के हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हम जो अमेरिका में जो बाइडेन की जीत हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं विनय दुबे जी के पास, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। तो विनय दुबे जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। विनय दुबे जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। विनय दुबे जी, सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो इंटरनेशनल मीडिया से जो खबरें आई हैं कि अमेरिका में ट्रंप, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफी अच्छे दोस्त हैं, की हार हुई है, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आज सूजी बहुत होगी अंड भक्तों की, क्योंकि उनके फूफा हार गए हैं। और एक पनौती है देश के ऊपर नरेंद्र मोदी कि इन्होंने जिसके जिसके साथ हाथ मिलाया, जिसके जिसके लिए उन्होंने काम किया, वो बेचारा डूब ही गया है। चाहे राजस्थान का आप देख लीजिए, अच्छी खासी भाजपा सरकार चल रही थी, मोदी जी जाके वहां पे प्रचार किया, हार गए। वैसे ही नमस्ते ट्रम्प करा के इस बार ट्रम्प सरकार कह दिया, बेचारा ट्रम्प सत्यानाश हो गया। तो जब से मोदी जी आए हैं, देश का सत्यानाश ही हो रहा है, और जिसके जिसके साथ भी ये रहेंगे उसका सत्यानाश ही होता रहेगा। तो ट्रम्प के साथ जो हुआ वो एक तरह से उनकी पनौती उनको लग गई है। और अमेरिका की जो जनता है वो जागरूक रही है हमेशा से, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। भारत की जनता के जैसा गलती पे गलती नहीं करते हैं। वो चाहे राष्ट्रपति हो, उसके पिछवाड़े लात मारी गई, और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण रखा गया कि अगर आप काम नहीं करोगे, सिर्फ बकबकी और बकचोदी करोगे, तो हम आपको सहन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक जनाधार जो दिया है, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं असली में, वो वहाँ पे देखने की मिली है। जनता की आवाज आई है और वहाँ पे नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई होनी तय है। आप ये वीडियो और रिकॉर्डिंग आप संभाल के रखिएगा, आज से 4 साल बाद आप इसे दिखा सकते हैं। तो विनय जी, अगला सवाल जो है मेरा अमेरिका इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है कि आपने देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं उनको बुलाया गया था, और बुलाने वाले हमारे ट्रम्प थे। उन्होंने हाउडी मोदी कराया था,
और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को भारत में बुलाया था, तो नमस्ते ट्रंप का इवेंट रखा गया था, जहां पर आपने देखा होगा कि गरीबी को छुपाने के लिए बहुत लंबी दीवार खड़ी कर दी गई थी। दीवारें बनाई। क्या वो दीवार जो है ढह गई? क्या अमेरिका के जो लोग थे इतने समझदार निकले कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप की इन चालों को समझ गए? एकदम, देखिए अमेरिकी जनता ने बहुत खूबसूरत डिसीजन लिया है और शायद इसी की वजह से वो एक नंबर पे आते हैं पूरे विश्व में कि कभी भी सही गलत और जो जनता के हित का नहीं है उस कचरे को वो हमेशा से साफ करते आए हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे तो लोगों को एक विश्वास था कि ये आदमी कुछ करेगा। ये ठीक वैसे जैसे हमने नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया, लेकिन उनको 4 साल में समझ में आ गया कि यार ये व्यक्ति बराबर नहीं है, किसी बड़बड़ करता है, कुछ कर नहीं पाता है अमेरिका के लिए, न उससे देश संभाला जा रहा है। तो देश ने डिसीजन लिया कि हमें फिर बाइडेन को लाना चाहिए और उन्होंने उसको चुन के जिताया है और जनता की तरफ से वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऐसा ही कुछ माहौल आपको 2024 में भी भारत में देखने मिलेगा। और ज्यादा दूर मत जाइए, अगले 2 दिन के बाद लीजिएगा रिजल्ट, आपको एहसास तो हो जाएगा कि भारतीय जनता मत की है करने वाले से, प्रधानमंत्री से अच्छा था कि जो मौन था प्रधानमंत्री, कम से कम वो काम तो करता था। इनके जैसा सिर्फ बड़बड़ करके देश का सत्यानाश नहीं किया उन्होंने। विनय जी, अगला जो सवाल है, जो बिहार के इलेक्शन के बाद तमाम मीडिया चैनल्स पे जो एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें कई सारे एग्जिट पोल जो है वो दिखा रहे काटी की टक्कर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप खुद भी गए थे बिहार और आपने जमीनी हकीकत देखी होगी, तो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर आपका अनुमान क्या कहता है बिहार में? मैं बिल्कुल भी जो एग्जिट पोल आए हैं, जो पोल आए हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसपे जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो काल्पनिक है। यहाँ एक तरफा है, आरजेडी और कांग्रेस एक तरफा जीती हुई है। पूरी बहुमत से ज्यादा की सीटें यहाँ पे उनको मिलेंगी। ये चीज मैंने 15-20 दिन पहले जब पहली बार नामांकन किए जा रहे थे पहले चरण के, उसी समय अपनी वीडियो में मैंने कहा था कि इस बार बिहार की जो जमीनी हकीकत है वो एक तरफा है। अगला जो सवाल है, किसी को भी पूछेंगे तो वो यही कहते थे, चुपचाप लालटेन छाप, सीधा सीधा मतलब नहीं था। आप कुछ कह रहे हैं सर? जी बोलिए भाई। इस बार पूरा क्लियर है सर, बिहार के अंदर आरजेडी कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रहा है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के तौर पे उभरे हैं। एक युवा चेहरा बिहार को मिला है और हम लोग इच्छा करते हैं कि वो जरूर से बिहार को जो उन्होंने वादे किए हैं 10 लाख नौकरियां और बाकी चीजों की वो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद इनको भी इसी तरह से बिहार के अंदर कुत्ता बनाया जाएगा। ये पक्का है, क्योंकि ये बिहारी जनता है। हमें लगता था बहुत पिछड़ा राज्य है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में इनके ऊपर भोगा है, इन्होंने वो सारी यातनाएं महसूस की हैं। जब इनको सरकार की जरूरत थी तब ये सरकार भाग चुकी थी बिहार से, तो आज इसी की वजह से कम बिहार की जनता जागरूक हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे उसी के हिसाब से पूरा भारत का 2024 की जो चित्र है, दृश्य है, वो निर्धारित किया जाएगा। अभी झारखंड गया था, दिल्ली गई, हरियाणा लगभग अब डिस्टर्ब हो चुका है, उसके बाद बिहार में सुपड़ा साफ हो रहा है और पश्चिम बंगाल में भी यही नौबत आएगी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को सीट देखने के लिए तरस जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। विनय जी, अगला सवाल भी बिहार से ही जुड़ा रहा है कि लोग जो है तेजस्वी यादव को और खास करके जो भाजपा जदयू का गठबंधन था वो 9वीं फेल बता रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ दिखी और जो उन्होंने चुनावी वादे किए हैं, इससे आप उनकी राजनीतिक सोच की परिपक्वता को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं ग्रामीण लोगों से मुलाकात की, उनको जागरूक किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर तेजस्वी यादव जीता है तो केवल और केवल भाजपा है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां भले गठबंधन थी आपस में, लेकिन ये मिल के चुनाव नहीं लड़ रहे थे। कोई भी भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं दिखा। दूसरा कारण ये था कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, तो इनकी जो वोट है वो डाइवर्ट हुई है।
ये दोनों ने एक दूसरे को मतदान नहीं किया है, और जो मतदान हुआ है वो किसी तीसरे को गया है। वो तीसरे का जो फायदा मिला है वो तेजस्वी यादव का मिला है। और तेजस्वी यादव का सबसे खूबसूरत चीज ये लगा कि उनकी जो जितनी भी पार्टियों की गठबंधन की, वो उसमें इंटरनल डिस्प्यूट को बाहर नहीं आने दिए। उनके अंदर भी विवाद थे, लेकिन वो पब्लिक तक नहीं गई, वो अंदर अंदर सुलझा लिया गया और एकजुटता उन्होंने दिखाई, जिसका फायदा बिहार की जनता को समझ में आया। यहाँ की जनता बहुत राजनीतिक तौर पे इतनी ज्यादा मतलब एक्टिव है, वो अपना वोट बर्बाद नहीं करती है। अगर कोई जीत रहा है तो उसे जीत, तो उसी को वोट दिया जाएगा। तो शुरू से जो एक रखी, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो आपसी जो फायदा पूरा तेजस्वी को मिला है। और रही बात नवी फेल वाले ने एक डबल एमए, पॉलिटिकल एमए के, आप सोचिए प्रधानमंत्री को हरा दिया। यहाँ चुनाव सीधा प्रधानमंत्री वर्सेस तेजस्वी यादव था। प्रधानमंत्री जी खुद आए हुए थे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, कितने स्टाफ चालक, कितनी हेलीकॉप्टर है, 40 से ज्यादा हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतारी गई थी भारतीय जनता पार्टी को। पूरा का पूरा मुकाबला जो नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी था, उसमें तेजस्वी जीतते हुए नजर आए। और 10 तारीख को ये पक्का हो जाएगा जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार के अंदर तय करेंगे। और ये बिहारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि देश के ऊपर जो भाजपा मुक्त भारत के लिए आप लोगों ने जो योगदान दिया है, उसे हमेशा स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। और बिहार से शुरू हुआ, अब ये देश में भाजपा मुक्त भारत का एक जो लहर तैयार होगी वो 2024 तक जाएगा, और नरेंद्र मोदी के पिछवाड़े जरूर से लात लगेगी और देश भाजपा मुक्त होकर रहेगा। विनय जी, एक सवाल और है बिहार चुनाव से ही जुड़ा हुआ, कि जो जनता लॉकडाउन में काफी ज्यादा परेशान थी, खास करके बिहार के जो मजदूर वर्ग था, क्या वो इस बात को समझा कि जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है उसने हमें मदद नहीं किया है, और उसी को सोच करके, उसी बात को ध्यान रख करके उन्होंने वोट किया है, जो कि एग्जिट पोल से एक हवा दिख रही है। हालांकि मैं भी इस एग्जिट पोल को नहीं मानता हूँ, सीटों का जो आंकड़ा है काफी ज्यादा रहेगा, बड़ी जीत दर्ज करते हुए महागठबंधन सामने आएगी। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? एकदम पूरी जनता ने इसे महसूस किया कि जब उनको जरूरत थी, चाहे लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन हो, चाहे यहाँ की बाढ़ की स्थिति में है, लोग जो थे कमर भर पानी में बैठे रहते थे कितने दिनों तक। महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, पूरा कमर भर पानी में वो कहाँ जाती थी। तो जो तकलीफें उन्होंने इस दौरान महसूस की है, वो ईवीएम मशीन पे उन्होंने अपना गुस्सा उतारा है। और ये एक अच्छा बदलाव है। अब जनता समझ गई है कि हमें जात पात पे जाकर वोट नहीं देना है। हमारे लिए, हमारे मुसीबत में जो खड़ा रहेगा, हमारे लिए काम करेगा, आम जनता के लिए काम करेगा, उससे चुना जाएगा। तो एक बड़ी परिवर्तन, ये सारा चीज फैक्टर बहुत काम किया है, इसको आप मना नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। तो लॉकडाउन और बाढ़ में जो तकलीफें हुई हैं, बिहारियों ने उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए वोट किया है, और उसका नतीजा ये है कि अब महागठबंधन की सरकार यहाँ पे बनेगी। विनय जी, एक सवाल और है जो कि मीडिया से जुड़ा हुआ है। मीडिया पूरे चुनाव, जब तक चुनाव चला है तब तक उसने ये दिखाया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं है। भाजपा से लोग उतने ज्यादा नाराज नहीं है जितने ज्यादा वो नीतीश कुमार से नाराज है। तो क्या कोई स्ट्रेटेजी थी भाजपा को बड़ी पार्टी बनाने की मीडिया की? इस पर इसको आप किस तरह से देखते हैं? एकदम ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड किया हुआ प्रोपोगेंडा था। वो उन्होंने केवल नीतीश कुमार को आरोपी बनाया है, लेकिन पिक्चर के पीछे जो सबसे बड़ा अपराधी है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खत्म, उनकी पूरी राजनीतिक विरासत खत्म करनी थी, और एकमात्र भाजपा ही बिहार का विकल्प बने, उसकी तैयारी करने के लिए इन्होंने ये पूरा प्रोपोगेंडा तैयार किया था। ये हमेशा से रहा है। अब महाराष्ट्र देख लीजिए, एक छोटे दल के नाते ये शिवसेना से जुड़े, और बाद में इन्होंने महाराष्ट्र कब्जा करने के लिए कोशिशें की। ये जिस राज्य में जिसके साथ भी गठबंधन किया इन्होंने, उसे खत्म ही किया है। ये इनका इतिहास रहा है। ये लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता के नहीं हुए, अपने बाप के नहीं हुए, तो ये किसी के नहीं हो सकते। उसी क्रम में बिहार में जो जेडीयू की हालत हुई है, उनको एक अपराधी के तौर पे, उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे जो दिखाया गया है, तो पूरी तरह से भाजपा का प्लान था, और वो सोचे थे कि इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनका जो मीडिया का जो रोल था, उन्होंने बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की, हमेशा सिर्फ इनको कटघरे में खड़ा किया गया, कहीं भी भाजपा की बात नहीं की गई। नेगेटिव चीजों का हमेशा, जहाँ पे गलत हुई या नेगेटिव खबरें थी, उनको जेडीयू को आगे लाया गया। तो ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन बिहार की जो जनता थी, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, और
एक कह सकते हैं कि बदलाव जो है, जो जरूरी बदलाव था देश के लिए, वो आप लोगों के सामने है, देश के सामने है। और 10 तारीख को बाकायदा पूरी इसकी सेलिब्रेशन होगी। मैं खुद अभी पटना पहुंच रहा हूँ इस समय में, और जहां तक 10 तारीख को जश्न मनाया जाएगा पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी की जो काली करतूतें हैं, अब ग्रामीण इलाके में भी लोग समझ चुके हैं कि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी हानिकारक है। विनोद दुबे सर, एक और मोइनुद्दीन भाई, एक सवाल मेरा है। सवाल मुझे ये पूछना था कि बिहार में बहुत सी जगह ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए गए, और कई जगह मैंने ऐसे वीडियो भी देखे कि जहां बताया गया है कि एक वोट अगर आरजेडी को दिया गया है तो 5 वोट बीजेपी को गए। तो क्या सर, आपका क्या मतलब आपके इसके बारे में क्या सोचना है कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती है? आपकी क्या राय है? देखिए, मैं खुद लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मुझे ईवीएम से बहुत करीबी मैंने देखा है। ये सब बहुत मुश्किल और बहुत रेयर ऑप्शन होता है, ये सब होना थोड़ा सा एक अलग होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ों को अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा अनुभव है इलेक्शन और खास तौर पे ईवीएम का जो मेरा अनुभव रहा है, ये बहुत मुश्किल है, मतलब एक नामुमकिन सा चीज़ है कि जनता के सामने इस तरह की चीज़ें की जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है बिहार के अंदर, और अगर हुआ होता तो अभी तक हम लोगों को पता चल चुका होता, जो अगर वास्तविकता में अगर हुआ होता। तो जी, एक जी। र्यूमर आप समझ सकते हैं, या फिर एक सोशल मीडिया पे कुछ नया दिखाना है वो आप समझ सकते हैं। तो इस जी। तरह की चीजें हो सकती हैं वहाँ पे। जी, विनय मोइनुद्दीन जी, भाई। हाँ, पूछिए, पूछिए, विनय पूछिए। जी, बिहार इलेक्शन में एक तीसरा फ्रंट खड़ा करने की काफी कोशिश की गई थी और उसमें कहीं न कहीं भाजपा का हाथ रहा था, और वो तीसरा फ्रंट जो था वो चिराग पासवान के जरिए खड़ा करने की कोशिश की गई थी, और कहा ये गया हमारे देश की गोदी मीडिया के द्वारा कि इनकी बहुत बड़ी लहर है। तो आप चिराग पासवान एलजेपी को कितनी सीट जीतते हुए दिख रहे हैं? क्या आप जब बिहार गए तो चिराग पासवान की पार्टी और उनके एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में चर्चा थी या नहीं? आपने कैसा महसूस किया, इसके बारे कोई में बताएं। कोई चर्चा एलजीबी को लेके नहीं थी। लोग समझ चुके थे जिस तरह से ये पासवान जी ने, चिराग पासवान जी ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी मेरे दिल में हैं, उसी समय जनता ने उन्हें नकार दिया था। उसके बाद उनके पिताजी को लेके जो वीडियो वायरल हुई थी, जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहे थे, तो जनता ये समझ गई कि यार ये आदमी है, ये अंडर कवर काम कर रहा है, तो वो ज्यादा असर नहीं कर पाया जमीनी स्तर पर। हाँ, 2-3 सीटें जो उनकी मजबूत थी, जो उनके पिताजी की मेहनत की हुई सीटें थी, 2-3 सीटें वो जरूर जीतेंगे। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर जिस तरह से मीडिया में दिखाया जाता था चिराग पासवान का, वो नल्ला निकला। मतलब कहीं पे भी उसका असर नहीं था। कहीं पे भी अगर चर्चा हो रही थी तो केवल नीतीश कुमार भाजपा वर्सेस तेजस्वी यादव, बाकी कोई रेस में था ही नहीं। और जो छोटी छोटी जो वर्चस्व की सीटें, वो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो गठबंधन, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटी पार्टियों को एकजुट करके जो गठबंधन करके तेजस्वी यादव और कांग्रेस को, बाकी जो मजबूत कंपटीटर थे उसको खत्म करने के लिए जो जातिवाद कार्ड खेला था, वो भी लगभग लगभग फेल हुआ है, ऐसा दिख रहा है। विनय जी, अगला सवाल ये है कि जिससे बिहार में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं, सीमांचल में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, किशनगंज इलाके में रहते हैं, तो एक फैक्टर और मीडिया में देखने को मिला कि ओवैसी जो है वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब जब आप जमीन से जुड़े रहे और वहाँ के लोगों से बातचीत किया, तो क्या कोई ओवैसी फैक्टर दिखा, खास करके अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच में, क्योंकि उन्होंने गठबंधन किया था मायावती जी के साथ? बिहार में सिर्फ सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एमआईएम की उपस्थिति महसूस की गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को और महागठबंधन के जो तेजस्वी यादव को, उसको डैमेज किया। इसमें बहुत क्लियर गया है। वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी या अगर जेडीयू जीतती है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा श्रेय एएमआईएम को जाता है, ओवैसी साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां पे जो इस तरह से, क्योंकि मुस्लिम के वोटर ज्यादा है और मुसलमानों ने, बेशक उनके साथ उनका जुड़ाव ओवैसी साहब का, तो कहीं ना कहीं उनको जिताने के लिए ही मुसलमानों ने वोट किया था। लेकिन वो जो वोट है बट गया है मुसलमानों का अलग अलग पार्टियों में, तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मिला है। तो सीमांचल में ओवैसी साहब का, मतलब जो सीटें हैं वो आएंगी, 1-2 सीटों का मेरा भी एक अंदाजा है कि वहां पे किशनगंज वगैरह जो सीटें हैं वो एमआईएम के कब्जे में जाएगी। लेकिन उसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा पूरे बिहार में जो दिखाया जा रहा है कि पूरा मुसलमान डैमेज होगा, ऐसा कोई फैक्टर एमआईएम का जमीनी स्तर पे नहीं दिखा। सोशल मीडिया और न्यूज पे जो दिखाया गया हो सकता है अलग होगा, लेकिन सिर्फ सीमांचल को छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार के अंदर ऐसा कोई इफेक्ट, कोई डैमेज ऐसा एमआईएम की वजह से नहीं मिला।
विनय जी, अगला सवाल ये है कि बिहार में महागठबंधन के साथ इस बार लेफ्ट पार्टियों का भी गठबंधन हुआ था और एक बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार, जिनकी रैलियों में भी काफी भीड़ आई, लेकिन मीडिया कवरेज उनको उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से तेजस्वी यादव को मिला है। तो क्या मतलब मीडिया का इसमें रोल रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ उनको खड़ा ना दिखाया जाए, या फिर महागठबंधन की सोच रही कि तेजस्वी यादव के साथ कन्हैया को ना दिखाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, लेकिन उनकी खबरें कम ही चली है मीडिया पे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये पूरा जो चैनल चलती है वो कहीं ना कहीं उसमें रिलायंस और नरेंद्र मोदी जी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो वही दिखाए जो जनता को एकदम से डैमेज ना करे या फिर उनको फायदा दे दे। तो ये चीजें चली हैं, और कन्हैया कुमार हो चाहे पप्पू यादव हो, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनके साथ जनता कनेक्ट हुई है, लेकिन उसको मीडिया से दूर रखा गया ताकि वो उसका असर जेडीयू के वोट और तेजस्वी के वोटों पे ना पड़े। तो एक मीडिया ने एक अपना दायरा सीमित रखा था केवल तेजस्वी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, लेकिन उसके अलावा भी जैसे ओवैसी साहब की जो सभाएं थी वो भी ओवर क्राउडेड जाती थी। कन्हैया कुमार की तो लाखों की हजारों की संख्या में भीड़ होती थी। पप्पू यादव में भी हजारों की, लाखों, 30-30, 40-40 हजार की क्राउड हमने देखी है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं जुड़े हैं जमीनी स्तर पे, और भले मीडिया ने ना दिखाया हो लेकिन जमीनी स्तर पे ये जुड़े हैं, और इसका ही असर आपको दिख रहा है कि उसका जो कन्हैया कुमार ने किया हो चाहे पप्पू यादव ने किया हो, हुआ है। बीजेपी और जेडीयू की हार का एक आपको दिखेगा आगामी 10 तारीख को। विनय जी, मेरा आखिरी सवाल अब बस यही है कि क्या आपको लग रहा है कि देश में जो मोदी जी के कट्टर सपोर्टर थे, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता था, उनमें कुछ कमी आई है कि या फिर वो अभी भी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं? नहीं, देखिए, वो डूबे हैं कि नहीं डूबे हैं पता नहीं, लेकिन सूझी जरूर है उनकी इस रिपोर्ट से। चाहे ट्रम्प के उनके फूफा जी के पिछवाड़े लात लगी हो, चाहे बिहार में उनकी जो औकात हम लोगों ने, सबने बिहारियों ने मिलके, आपने और हम जैसे एक्टिविस्टों ने यहाँ पे घूम घूम के लोगों को जो जागरूक किया, उसकी वजह से उनके जो पिछवाड़े बोलते हैं ना, मिर्ची किसी ने डाल दी है, वो बहुत दिनों तक जाएगा। और रही बात, कमी जरूर आई है, ये तो तभी पता चल गया था जब अर्नब गोस्वामी का जो चैनल था उस पे जब उनको टीआरपी खरीदनी पड़ गई थी। अगर अंधभक्त होते वास्तविकता में, अगर अभी बचे होते कुछ भी, तो शायद अर्नब गोस्वामी को टीआरपी खरीदनी नहीं पड़ रही होती। तो जिस दिन ये खरीदने वाली स्कैम बाहर आई उसी दिन पता चल गया कि अंधभक्तों की जो तादाद है वो कम हुई है। उसी की वजह से ये कमी तो आई है 100%। हम लोग जिस तरह से फैलते हैं, और जो जमीनी स्तर पे, क्योंकि भाजपा का कहीं प्रचार जमीनी स्तर पे नहीं दिखा, केवल सोशल मीडिया न्यूज चैनलों पे चला। जमीनी स्तर पे विधायक की इतनी हिम्मत नहीं होगी, इतनी औकात नहीं थी कि डोर टू डोर जाके वोट मांग ले, क्योंकि जहां जा रहे थे उनको पेला जा रहा था, तबियत से उड़ते फाड़े गए हैं। हमने ये देखे हैं जमीनी स्तर पे। तो हाँ, जरूर ये बात बहुत क्लियर है कि अंधभक्तों की जो संख्या में कमी आई है। अब लोग बताते हुए शर्मा रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का। विनय जी, आपने ये बात को छेड़, आवाज आप मुहिम चलती है जी। विनय जी, अर्नब गोस्वामी की बात आ गई है तो थोड़ा बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो उनके ऊपर कार्रवाई की है, जिसको लेकर के खास करके सोशल मीडिया पे जो अर्नब के सपोर्टर हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हो गई है। तो सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि वो एक मीडिया चैनल से जिसके समर्थन में देश की सत्ताधारी पार्टी क्यों खड़ी हो गई है? देखिए, मीडिया चैनल और वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है, और मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि उन्होंने जो उद्धव ठाकरे को गलत शब्दों के साथ अपने चैनल पे बुलाया था, गलत शब्दों के साथ उनको आवाज लगाई थी, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पहली बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, वो कोई पत्रकार है ही नहीं, वो तो भड़वा है, भोसड़ी वाला। अगर होता तो उसकी ये हालत नहीं होती। अगर पत्रकार होता तो आज पूरे पत्रकार उसके साथ खड़े होते। कोई दिखा क्या आपको? ये बात तो बराबर है। उसको पत्रकार मानते नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था। आप सोचिए ना, केवल भारतीय जनता पार्टी ही रास्ते पे क्यों है या फिर आंदोलन क्यों कर रही है? बराबर, आप समझिए ना चीज। अगर वो पत्रकार होता तो आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार, मेरे जैसे एक्टिविस्ट आज उसके साथ खड़े होते कि नहीं, पत्रकार के साथ गलत हो रहा है। एक बढ़वे के साथ ना उसको जेल, उसकी जो दलाल जो होता है ना, उसकी जगह जेल ही होती है, और उसको जो बचाने वाले होते हैं वही होते हैं जो लूट खसोस में उसका साथ देते हैं। तो आज जो जनता को लूटा गया, जिसको कवर भारतीय ये अर्नब गोस्वामी करता था, तो उसके साथ जो हो रहा है, मैं पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का समर्थन करता हूँ। अगर आप उसे 2 लाठी मारने का सोच रहे हैं, पिछवाड़ा लाल करने का सोच रहे हैं, तो विनय दुबे और मुंबई की तमाम जनता के वास्ते और भारत के जनता के लिए उसको कम से कम 20 लाठी ज्यादा मारा जाए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। और पूरा देश चाहता है। आप देखिए ना, कितनी खुशी की लहर है।
जब से वो जेल में गया है और जब से उसकी बेल रिजेक्ट हो रही है, मुझे लगता है बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार, अर्नब गोस्वामी का जेल जाना और उसका पिछवाड़ा लाल होना, इससे बेहतर दिवाली का तोहफा इस देश में हो ही नहीं सकता। और इस बार विनय दुबे दुगनी तेजी के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ दिवाली मनाएगा और आप लोग देखेंगे बिहार चुनाव का बीजेपी और एनडीए की हार और अर्नब गोस्वामी की मार, ये दोनों को आज विनय दुबे दिवाली के दिन कितना शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेगा और मेरे जैसे पूरा भारत सेलिब्रेट करेगा, पूरी दुनिया देखेगी। विनय जी, आखिरी सवाल, इसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। विनय जी, महाराष्ट्र में जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है वो अन्वय नायक की सुसाइड के मामले में हुई है। तो अन्वय नायक की पत्नी ने आकर के भी वीडियो बनाया था, लेकिन देखने वाली ये बात आ रही है जो अर्नब गोस्वामी के सपोर्टर है वो सुशांत सिंह राजपूत की कॉन्स्पिरेसी आत्महत्या को लेकर के खूब हल्ला गुल्ला मचाए, लेकिन एक मराठी महिला जिनके पति और उनके सास ने हत्या कर दिया है, लेकिन जो हमारे देश की जनता उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़ी हो रही है, क्यों आवाज नहीं उठा रही है जितना तेज आवाज सुशांत सिंह राजपूत के लिए उठा था? इनका कोई दीन धर्म नहीं है सर, इन अंध भक्तों का कोई दीन धर्म नहीं है। इनका बाप जो आदेश करेगा 10 पैसे के लिए ये मेहनत करेंगे, उनकी रोजी रोटी चलती है। ये सोशल मीडिया पे अगर अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज न उठाए तो इनको 10 पैसे की इनकी जो भीख नहीं मिलेगी इनको, तो उनको आप छोड़ दीजिए, वो इंसान नहीं है। वो सबसे बड़े दल्ले और भोसड़ी वाले हैं जो अर्नब गोस्वामी जैसे आदमी का साथ देते हैं। ये कहते हैं 2 साल पुराना केस उठा के इनको जेल में डाल दिया गया। आईपीएस संजीव भट्ट जिनको 30 साल पुराने केस में उठा के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल में जेल में रखा है, वो सही है। मतलब इनके बाप को अगर कुछ उंगली कर दो, इन्होंने देखिए कानून तो सबके लिए सेम है ना, आईपीसी देश का संविधान तो सबके लिए सेम है। पत्रकार हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो गलत करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, और गलती अगर होती तभी तो जेल गया है। और ये चारा तो न्यायालय में चलेगा, न्यायालय उसका फैसला करेगा, उसमें देखा जाएगा। लेकिन जो भी हो रहा है, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र शासन के साथ पूरा महाराष्ट्र की जनता है, देश की जनता है। अगर अर्नब के साथ जनता होती तो अभी तक रास्ते पे काहे नहीं उतरी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वही भड़वे रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं जिनका भड़वागिरी में, दलाली में हिस्सा अर्नब गोस्वामी देता था। इसके अलावा कोई आम जनता आपको अर्नब के साथ नहीं दिखे। सर मेरा एक सवाल है, सर मेरा एक सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में महागठबंधन को कितनी सीट मिलती है? आपकी राय क्या, आप क्या बोल देना चाहेंगे? देखिए बहुमत आ रही है, उसको उनको किसी दूसरे पक्ष की जरूरत नहीं पड़ती। इतना मैं आश्वस्त हूँ, जो मैं इस दफे संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो तेजस्वी यादव ने अपने दम पे हासिल किया, ये बोलने में कोई भी संकोच नहीं है। और ये जनता वहां पे जो भी आंकड़ा दे जाते रहेगा सर, लेकिन बहुमत के लिए जो फिगर है, जो बिहार की राजनीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो संख्या है, वो तेजस्वी यादव के पास है। इस पे कोई संकोच और कोई डाउट नहीं है। जी जी सर, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मोनुद्दीन भाई ने भी एक तरफा सरकार बना रही है। जी जी ठीक 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 है सर। मोनुद्दीन भाई, अब आपका कोई सवाल है? नहीं, मेरा भी सवाल हो गया है, अब हम भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ में मोनुद्दीन भाई और विनय दुबे मुंबई से। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।